नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत नाटक के भेद, नाटक के प्रकार और उसके तत्व कौन कौन से हैं, उसके स्वरूप और गठन के ऊपर विचार और विमर्श करने वाले हैं। कक्षा की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं लगातार मिलती रहें। तो चलिए जुड़ते हैं हम आज की महत्वपूर्ण कक्षा में। सबसे पहले हम देखेंगे नाटक के तत्व कौन कौन से हैं और उसके भेद कौन कौन से हैं। प्राचीन काल में ही यूनान और भारत दोनों देशों में दृश्य काव्य का विकास हो गया था। दृश्य का मतलब है जिसे देखा जा सकता है। अभिनयशील दृश्य काव्य का संस्कृत में नाम जो था और रूपक था। पाश्चात्य साहित्य में इसको ड्रामा कहते थे। अरस्तु एवं अन्य पाश्चात्य विद्वानों के विचार से नाटक क्या है? जीवन की अनुकृति है। किसने माना है ऐसा? अरस्तु और अन्य पाश्चात्य विद्वान। भारतीय नाटक के क्षेत्र में भी यही धारणा स्वीकार कर ली गई। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थिति विशेष का अनुकरण नाट्य या अभिनय माना है। रूपक नाटक या दृश्य काव्य में नाट्य या अभिनय का प्रधान स्थान होता है। दृश्य काव्य के दो भेद संस्कृत में मिलते हैं। किसमें? संस्कृत में। किसके दो भेद हैं ये? दृश्य काव्य के। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला आपका है रूपक। इसके अंतर्गत नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समौकार, डिम, बीथी, अंक, इहा मृगादि आते हैं। दूसरा भेद है उपरूपक। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सद्वक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य प्रेक्षण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिता, दुर्बल्लिका, प्रकरणी, हल्लीस तथा भाणिका आदि इसके जो है भेद किए गए हैं। इन भेदों में रूपक के भेदों का प्रयोग अधिक मिलता है। यानी भेद तो बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता दी गई है किसको? रूपक को। उपरूपक के भेदों का प्रयोग प्रायः नहीं देखने को मिलता है। भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के जो है 4 तत्व मिलते हैं। कौन कौन से? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए ध्यान रखने योग्य है। कथावस्तु, नायक यानी पात्र जो होता है, तीसरा है रस, चौथा है अभिनय। यानी जो भारतीय काव्यशास्त्र है वो ये मानता है कि कथावस्तु, नायक, रस और अभिनय ये 4 तत्व नाटक में अवश्य होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है वो क्या मानता है कि नाटक में कितने तत्व होने चाहिए? 6। और भारतीय काव्यशास्त्र कितने मानता है? 4। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो 6 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और भाषा शैली जिसको आप कहते हैं। अब हम इसको अलग अलग रूपों में देखेंगे। कथावस्तु के भेद। फल प्राप्ति की दृष्टि से इसके 2 भेद किए गए हैं। पहला है आधिकारिक कथा। आधिकारिक कथा वस्तु का संबंध नाटक के फल भोक्ता या अधिकारी से होता है। इसका संबंध फल प्राप्ति के कार्य से रहता है। दूसरा है प्रासंगिक कथा। ये आधिकारिक कथा और जो प्रासंगिक कथा वैसे ही भेद हैं जैसे आप किसी फिल्म को देखते हैं तो एक मुख्य स्टोरी चलती है और दूसरी उसके साथ साथ में हास्य व्यंग आ जाता, कॉमेडी आ जाती है। वैसे ही नाटक में एक आधिकारिक कथा होती है, दूसरी प्रासंगिक कथा होती है। प्रासंगिक कथा का मतलब है जो आधिकारिक कथा के बीच में कोई प्रसंग आ जाता है। फिर जो है अगला भेद हम देखेंगे अभिनय की दृष्टि से। अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दृश्य यानी जिनको देखा जा सकता है, और सूच्य जिनकी सिर्फ जो है सूचना दी जाती है। रंगमंच पर आप देखते हैं पर्दे के पीछे से कुछ अंशों को जो है सूचना के द्वारा बताया जाता है। और ये जो सूच्य अंश होता है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है विष्कंभक।
इसमें पुरोहित, अमात्य, कंचुकी आदि मध्यम श्रेणी अथवा संकर अर्थात मध्यम नीच श्रेणी के पात्रों द्वारा आने वाली घटनाओं की सूचना मिलती है। दूसरा है प्रवेशक, 2 अंकों के बीच में नाटक या प्रकरण के संक्षेप में बोलचाल की भाषा में निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा जिसमें अभिनय किया जाता है और अग्रभाग में इसको प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रवेशक कहते हैं। फिर इसी में अगला है, इसका भेद जो है वो है चूलिका। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। फिर है अंकमुख या अंकास्य, जहाँ किसी अंक के अभिनय की समाप्ति पर आगे आने वाले अंक की कथा की सूचना दी जाती है, उसे ही अंकमुख या अंकास्य कहते हैं। फिर अगला है अंकावतार, यहाँ बिना पात्रों को बदले हुए ही क्या होता है, पहले अंक में काम करने वाले पात्र बाहर जाकर फिर रंगमंच पर आ जाते हैं और आगे वाले अंक की सूचना देते हैं, इसीलिए इसको अंकावतार कहते हैं। मतलब इसका यही सीधा सा कि अगले अंक का प्राकट्य यानी कि अवतार हो रहा है, इसीलिए इसको अंकावतार कहा गया है। फिर है नाट्य प्रयोग के आधार पर कथा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सर्वश्राव्य, सर्वश्राव्य का मतलब है जिसको सारे दर्शक या लोग उसको सुन सकते हैं। अश्राव्य का मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता है या कोई ऐसी बात है जिसको सबके सुनने योग्य नहीं निर्धारित किया गया है। फिर है नियत श्राव्य, नियत श्राव्य मतलब निश्चित होता है कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, लोकवृत्त की दृष्टि से कथानक के 3 प्रकार हैं। किसकी दृष्टि से? लोकवृत्त की दृष्टि से। कौन कौन से? प्रख्यात, प्रख्यात मतलब जो कथानक बहुत प्रसिद्ध होता है, इतिहास पुराण आदि की घटनाओं पर आधारित होता है। फिर दूसरा है उत्पाद्य, जो कथा वस्तु नाटककार की कल्पना की उपज होती है उसे ही उत्पाद्य कहते हैं। उत्पाद्य मतलब जिसको नए सिरे से विकसित किया गया है, उत्पन्न किया गया है। फिर है मिश्र, मिश्र कथा वस्तु में क्या होता है, कुछ प्रतिष्ठित और कल्पित दोनों प्रकार की कथाओं का या दोनों प्रकार के विषयों का मिश्रण कर दिया जाता है, यानी कि मिला दिया जाता है। अब हम देखेंगे कथा संगठन। क्या होता है कथा संगठन? कथा संगठन या विन्यास के 3 आधार माने जाते हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। अब क्या है कार्यावस्था, एक एक करके हम देखेंगे। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। ये नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के जो है 5 भाग किए गए हैं, जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। पहला भाग है प्रारंभ, जिस अवस्था में मुख्य फल की प्राप्ति के औत्सुक्य जागृत होता है वो प्रारंभ कहलाता है। यानी जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, ऐसे कार्यावस्था में भी नाटक की शुरुआत होती है। फिर है प्रयत्न, इसमें नायक के उद्देश्य में बाधा और उनके समाहार के निमित्त किए जाने वाले प्रयत्नों का चित्रण होता है। प्रयत्न मतलब आप जैसे किसी काम को करते हैं उसके लिए जो प्रयास करते हैं, ऐसे ही नाटक में प्रारंभ के बाद में प्रयत्न आता है। फिर है प्रत्याशा, जहाँ आशंका या बाधाओं के साथ किंचित फल प्राप्ति की आशा बनती हो उसे प्रत्याशा कहते हैं। प्रत्याशा मतलब आप किसी काम को करते हैं, आपका काम बिगड़ रहा हो, फिर भी क्या है आपके मन में एक आशा रहती है कि नहीं मेरा काम अच्छा होगा, ऐसी ही बातों को प्रत्याशा कहते हैं। फिर है नियताप्ति, जिससे फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है परंतु कार्य व्यापार चलता रहता है, वो नियताप्ति कहलाता है। फिर है फलागम, जिसमें उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और सभी अभिलषित फल को प्राप्त हो जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं फलागम। अभिलषित का मतलब होता है जो मन में इच्छा होती, जो अभिलाषा होती है। फिर अगला भेद है अर्थ प्रकृतियाँ। क्या होती हैं अर्थ प्रकृतियाँ? नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं, ये क्या कहलाती हैं अर्थ प्रकृतियाँ। और ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न कि अर्थ प्रकृतियों के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है बीज।
कार्य फल का वो हेतु है जो आरंभ में अत्यंत सूक्ष्म होता है और बाद में विस्तृत हो जाता है। फल के प्रथम हेतु को ही क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। दूसरा है बिंदु। प्रधान कथा का बीज के द्वारा सूत्रपात हो जाने पर जो भाग कथा को आगे बढ़ाता है वो बिंदु कहलाता है। जैसे पानी में तेल की बूंद फैल जाती है, उसी प्रकार कथा वस्तु के बिंदु में भी प्रसार देखा जाता है। अगला जो है अर्थ प्रकृति का जो भेद है वो है पताका। मूल कथानक को फलोन्मुख करने में योग देने वाली प्रासंगिक कथाएं जो अंत तक चलती रहती हैं वो पताका कहलाती हैं। फिर है प्रकटी। वे छोटी छोटी कथाएं जो अवसर विशेष पर आकर मुख्य कथा की सहायता करके क्या है समाप्त हो जाती हैं, यानी मुख्य कथा के बीच में अवसर पाकर प्रकट हो जाती हैं, इसलिए इसको प्रकटी कहते हैं। अगला भेद है कार्य। वो साध्य जिसकी सिद्ध के लिए नाटक में सारी सामग्री एकत्र की जाती है वो कार्य कहलाता है। यानी अंत में आप क्या कहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया, यानी उद्देश्य सफल हो गया। फिर आगे हैं संधियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ है दो वस्तुओं का जोड़ना। आप भी जानते हैं एक प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु के अंश से संबद्ध करने की कला जो है संधि कहलाती है। और इन संधियों के भी कितने भेद किए गए हैं? 5 भेद किए गए हैं। ये भी आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है मुख संधि, जहाँ प्रारंभ नामक अवस्था से संयोग होने से अनेक अर्थों और रसों के बीज अर्थ प्रकृति की उत्पत्ति हो, वहाँ मुख संधि होती है। ये नाटक का वो स्थल है जहाँ अनेक कथाओं, उपकथाओं, रसों और वस्तुओं की उद्भावना होती है। बीज एवं आरंभ को मिलाने वाली संधि जो है मुख संधि कहलाती है। फिर दूसरा है प्रतिमुख संधि। बिंदु तथा यत्न को मिलाने वाली संधि प्रतिमुख संधि कहलाती है। फिर तीसरा है गर्भ संधि। ये नाटक का वो अंश है जहाँ कुछ प्रकाशित बीज का बार बार अन्वेषण होता है। फिर है विमर्श या अवमर्श। इसमें नियताप्ति अवस्था और प्रकटी अर्थ प्रकृति का योग होता है। इसमें गर्भ संधि की अपेक्षा बीज का अधिक विस्तार होता है और उसके फलोन्मुख होने में शाप, क्रोध आदि विघ्न उपस्थित होते हैं। इसमें हृदय मंथन, संघर्ष, विमर्श आदि दशाएं उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसको विमर्श संधि कहते हैं। फिर है निर्वहन संधि। इसके अंतर्गत फलागम अवस्था तथा कार्य अर्थ प्रकृति आती है। इसमें चारों संधियों में वर्णित अर्थों का समाहार होता है और मुख्य फल की प्राप्ति भी हो जाती है। अब हम देखेंगे रूपक के भेद कितने हैं। तो रूपक के भेद जो है 10 भेद माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए आपसे पूछा जाएगा कि रूपक के कितने भेद माने गए हैं। तो 10 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है नाटक। इसका कथानक पंच संधि युक्त होता है तथा पौराणिक या ऐतिहासिक होता है। इसमें 5 से 10 अंक होते हैं। 10 से अधिक अंक वाले नाटकों को क्या कहा जाता है? महानाटक। ये प्रश्न आपके सामने बन सकता है कि 10 से अधिक जिसमें अंक होंगे उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महानाटक। फिर है प्रकरण। प्रकरण की कथा वस्तु उत्पाद्य अथवा कवि कल्पित होती है। इसका नाटक धीर यानी जो नायक होता है वो कैसा होता है? धीर, सशक्त, ब्राह्मण, पुरोहित, मंत्री होता है। और इसमें भी क्या होते हैं? 5 से 10 अंक होते हैं इस भेद के अंतर्गत। फिर अगला है भाण। ये एकांकी होता है। पात्र भी इसमें एक ही होता है। इसकी कथा धूर्तों के चरित्र से युक्त होती है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। फिर है प्रहसन। इसमें एक अंक में कल्पित कथा वस्तु होती है और इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको प्रहसन कहा गया है। प्रहसन का मतलब जो है हस धातु में प्रा उपसर्ग लग करके ये शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या है? हंसना और हंसाना। फिर है डिम। इसमें 4 अंक होते हैं। कथा माया, इंद्रजाल आदि से संबंधित होती है और इसमें क्या होता है? रौद्र रस का परिपाक होता है। कथा वस्तु प्रख्यात होती है। इसकी प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध होती है। फिर है व्यायोग। इसमें कथा वस्तु तथा नायक प्रसिद्ध होते हैं।
नायक धीरोदात्त तथा दिव्य पुरुष होता है, इसमें भी 1 अंक होता है। इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु का निर्वाह किया जाता है। फिर है समौकार, इसका कथानक देवताओं और असुरों से संबद्ध प्रसिद्ध होता है। कथानक का 3 अंकों में प्रतिपादन किया जाता है। फिर है वीथी, इसकी कथा वस्तु कल्पित और 1 अंक की होती है। नायक श्रृंगार प्रिय होता है। मुख और निर्वहन संधियां तथा कैशिकी व्रत इसमें प्रमुख होती है। फिर उसके उपरांत में है अंक, किसे कहते हैं अंक, देखते हैं। अंक में वस्तु विषय प्रसिद्ध होता है, परंतु कवि कल्पना का भी प्रयोग करता रहता है। 1 अंक होता है, इसमें करुण रस की प्रधानता होती है। फिर है ईहा मृग, ईहा मृग, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका कथानक मिश्रित होता है। 4 अंक। मुख प्रतिमुख एवं निर्वहन संधियां होती हैं। नायक धीरोदात्त होता है, वो दिव्य नायिका को पाने की इच्छा करता है। इसमें युद्ध की पूर्ण संभावना बनी रहती है, लेकिन क्या होता है, अंत में युद्ध टल जाता है। अब हम देखेंगे नायक और पात्र क्या होते हैं। दृश्य काव्य का दूसरा तत्व जो प्रमुख है वो है पात्र या नायक। रूपक का प्रधान पात्र नायक होता है। भारतीय आचार्यों ने नायक को विनम्र, सुंदर, त्यागी, कार्यकुशल, वक्ता, बुद्धिमान, युवा, शूर, दृढ़, तेजस्वी, विद्वान होना आवश्यक माना है। भारतीय नाट्यशास्त्र में नायक उच्च और उदार गुणों वाला होना चाहिए। नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। फिर जो है नायक के सहायक पात्र, यानी जो सहायता करते हैं। नायक तथा प्रतिनायक के अतिरिक्त प्रत्येक नाटक में अन्य सहायक पुरुष होते हैं, जिनका उद्देश्य नायक अथवा प्रतिनायक को अभीष्ट फल की प्राप्ति में सहायता देना होता है। इस प्रकार के पात्रों में विट हैं, चेट हैं, शकार, विदूषक आदि कहलाते हैं। फिर है नायिका, सर्वगुण संपन्न नायिका की प्रिया या अभिरिश्ता नायिका होती है। इस प्रकार नायिका रूपवती हो, गुणशील हो, यौवनवती हो, मधुरता हो, उसमें शक्ति युक्त हो, मधुर वचन बोलने वाली हो और ज्ञान रखने वाली हो। ये सब किसके गुण बताए गए हैं, नायिका के। तत्पश्चात अब हम देखेंगे हिंदी नाट्य साहित्य का विकास का सार क्या है। साहित्य की विविध विधाओं में नाटक सबसे अधिक संपन्न विधा मानी गई है। आचार्यों ने कहा है काव्येश नाटकम रम्यम, अर्थात काव्य में जो रमणीयता अर्थात मधुरता प्रदान करेगा, जो मन को अच्छा लगेगा, उसे हम नाटक कहते हैं। नाटक में सजीव, जीवित, जागृत, प्रत्यक्ष, चाक्षुष अनुभूति, हृदय पटल पर स्थायी छाप अंकित करने की क्षमता हो। मूर्त वस्तु का प्रभाव अमूर्त वस्तु की अपेक्षा अधिक गहरा होता है। नाटक बीज रूप में मानवीय वृत्तियों से विद्यमान होता है। अनुकरण, आत्मविस्तार, आत्मा व्यक्त की वृत्तियां नाटक के मूल में रहती हैं। आचार्यों ने नाटक को अनुकरण मूलक माना है। अनुकरण मूलक मतलब जिसका अनुकरण किया जा सके। हिंदी नाटकों का उद्भव और विकास प्राचीन काल के वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। नाट्यशास्त्र की वर्णित एक कथा भारतीय नाटक के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि करता है। एक बार इंद्र आदि देवताओं ने मनुष्यों को अत्यंत दुखी देखकर क्या किया था, ब्रह्मा जी के पास जाकर शूद्रों को भी व्यवहार में आने योग्य एक अपर वेद की रचना करने की प्रार्थना की। सृष्टिकर्ता ने कहा एवमस्तु कहकर ऋग्वेद से पाठ्यंश, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लेकर पंचम वेद बनाया, जिसका नाम क्या है, नाट्यवेद। नाटकों के अभिनय का कार्य प्रथमतः देवताओं को सौंपा गया। उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा के आदेश से भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के सहयोग से ब्रह्म विरचित अमृत मंथन नाटक का अभिनय किया। इस कथ्य से भारतीय नाटकों की प्राचीनता प्रमाणित होती है। स्पष्ट है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति वेद मूलक है। वैदिक युग में नाटकों का अस्तित्व था। ऋग्वेद में महाव्रत स्तोत्र के अवसर पर नृत्य गान का उल्लेख है। यजुर्वेद में शैलूष नट का प्रयोग है। सामवेद में संगीत का प्राधान्य है। वाल्मीकि रामायण में राम अभिषेक के अवसर पर क्या होता है, नटों नर्तकों की उपस्थिति का उल्लेख है। महाभारत के विराट पर्व में नट नर्तक आदि का प्रयोग है। हरिवंश पुराण में राम जन्म और कौवेर रामाभियार को अभिनीत किया गया है।
बौद्ध काल के धर्म ग्रंथों में नाटक का आयोजन होता था और पाणिनि के कृश्वाश्व और शिलालीन नटसूत्रों का वर्णन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र के साक्ष्य नाटकों की प्राचीनता को स्वीकार करते हैं। यानी इन सब का मतलब यही है कि नाटक कोई नवीन विधा नहीं है। आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र सिद्ध करता है कि शास्त्रीय विवेचन के पूर्व नाटकों की रचनाएं हो चुकी थी। हिंदी नाट्य साहित्य का उन्मेष और विकास आधुनिक काल से हुआ है। भारतेंदु काल से पूर्व कुछ नाटकों का उल्लेख मिलता है। केशवकृत विज्ञान गीता, बनारसी दास कृत समय सार, प्राणचंद चौहान कृत हनुमान नाटक, देवकृत देवमाया प्रपंच, कृष्ण जीवन कृत करुणाभरण, हृदयराम कृत हनुमान नाटक, यशवंत सिंह कृत प्रबोध चंद्रोदय, नेवाज कृत शकुंतला नाटक, विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन और गिरधर दास कृत नहुस आदि हैं। इसी समय बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद भी हो रहा था। अब हम देखेंगे भारतेंदु युग में इसका विकास किस प्रकार से होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी के नाटकों से प्रभावित थे। रंगमंच तथा तत्कालीन नाटकीय संस्थाओं ने भी उन्हें आकर्षित किया। नाटकों के विकास में भारतेंदु का जो योगदान है चिरस्मरणीय है। उन्होंने कुल 17 नाटकों की रचना की थी। इसमें 15 दिया है जो कि गलत है। कुल इन्होंने 17 नाटकों की रचना की थी। वैद की हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, विशेष विष्मोधम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, विद्या सुंदर, धनंजय विजय, पाखंड विडम्बन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस आदि हैं। भारतेंदु के श्रीनिवास दास ने भी कुछ नाटक लिखे हैं। रणधीर, प्रेम मोहिनी, प्रसाद चरित्र, ताप्ता, संवरण, संयोगिता, स्वयंवर आदि। प्रताप नारायण मिश्र की नाट्य रचनाएं हैं कलकौतुक, रूपक, संगीत, शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, गौ संकट, कलि प्रभाव नाटक, जुआरी कुंवारी आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। केशवराम भट्ट ने 2 नाटक लिखे हैं, सज्जाद सुंबुल और शमशाद सौसन। इन पर मुसलमानी वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। बालकृष्ण भट्ट की जो है कुछ कृतियां हैं। कलराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं हैं। भारत सौभाग्य, वीरांगना रहस्य, प्रयाग रामागमन, वृद्ध विलाप। राय कृष्णदास की कृतियां हैं। दुखिनी बाला, पार्वती, राजस्थान केसरी, महाराणा प्रताप सिंह आदि। इनकी रचनाओं में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिलती है। भारतेंदु की अन्य नाट्य रचनाओं का उल्लेख जो इस प्रकार है। किशोरी लाल गोस्वामी कृत जो है मयंक मंजरी महानाटक, देवकी नंदन तिवारी का सीता हरण नाटक, रामलीला नाटक, कंसवध नाटक, नंदोत्सव, लक्ष्मी सरस्वती, मिलन, प्रचंड, गोरक्षण, बाल विवाह, गोवध निषेध आदि। जंग बहादुर मल्ल की कृतियां हैं। रथ कुसुमाई युद्ध, महाराणा, हरितालिका, भारत ललना, कल्पवृक्ष आदि। बढ़ते हैं हम आगे। अंबिका दत्त व्यास की कुछ नाट्य रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। गो संकट, मन की उमंग, भारत सौभाग्य आदि। बलदेव प्रसाद मिश्र के मीराबाई, नंद विदा, तोताराम वर्मा कृत विवाह विडंबना, दामोदर शास्त्री का सत्यवती, दुर्गा प्रसाद की प्रभास मिलन आदि प्रमुख हैं। स्पष्ट है कि भारतेंदु युग में नाटक साहित्य प्रचुरता से रचा गया। भारतेंदु स्वयं रंगमंच से जुड़े नाट्य लेखक थे। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग में किस प्रकार नाटकों का विकास होता है। इस युग में नाटकों की विशेष प्रगति नहीं हो सकी। अधिकांश अनुवाद कार्य ही हुआ। मौलिक नाटक लिखे गए जिनमें ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक इतिवृत्तों को अपनाया गया। देवी प्रसाद पूर्ण ने एक नाटक लिखा है, चंद्रकला भान कुमार, जो साहित्यिक भावभूमि पर प्रतिष्ठित पठनीय रचना है लेकिन रंगमंच के लिए उपयोगी नहीं है। बद्रीनाथ भट्ट इस युग के श्रेष्ठ नाटककार हैं। इनकी कृतियां हैं कुरवंदहन, चुंगी की उम्मीदवारी, चंद्रगुप्त, गोस्वामी तुलसीदास, बेन चरित, दुर्गावती, लबड़ धोधों, विवाह विज्ञापन, मिस अमेरिकन आदि। मैथिली शरण गुप्त ने भी 2 नाटक लिखे हैं, चंद्रहास और तिलोत्तमा। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध भी प्रसिद्ध इस युग का नाटक है। और इस युग में क्या है, राष्ट्रीय जागरण की भावना हर जगह भरी पड़ी दिखाई देती है। फिर अगले विकास का क्रम है प्रसाद युग। प्रसाद मतलब जो जयशंकर प्रसाद के नाम पर यह युग चलता है।
जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वप्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास के प्राचीन युग की पृष्ठभूमि में अनेक नाटकों की रचना की है। इनके नाटकों में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक चेतना के दर्शन होते हैं। हिंदी नाटकों को प्रसाद का भागवत रूप एवं रूपगत अवदान माना जाता है। इनके प्रयत्नों से हिंदी नाट्य शिल्प को स्पष्टता, प्रौढ़ता और कलात्मकता प्राप्त होती है। इनकी रचना शैली प्राचीन एवं नवीन पद्धति से मिली जुली हुई है। वर्ण विषय के विस्तार और शिल्प वैविध्य की दृष्टि से ये युग अपना बहुत ही महत्व रखता है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, ध्रुवस्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि। गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं राजमुकुट, वरमाला, अंगूर की बेटी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का नाटक है प्रताप प्रतिज्ञा। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रकाश स्तंभ, प्रतिशोध, आंधी आदि महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अनेक नाटकों की रचना की है, जिनमें प्रमुख हैं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, वैशाली में बसंत, आधी रात, वत्सराज, वितस्ता की लहरें आदि। इनके नाटकों में क्या है, समस्या प्रधान है। सुमित्रानंदन पंत ने विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण ज्योतिषना नाटक में प्रस्तुत किया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कृति है छलना, जिसमें नारी जीवन की दुखमयी गाथा है। उदय शंकर भट्ट इस युग के भी समर्थ नाटककार हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य, दादर, मुक्तिपथ, अम्बा, सगर विजय आदि लिखे हैं। सेठ गोविंद दास भी इस युग के प्रमुख नाटककारों में गिने जाते हैं, जिनके नाटक हैं हर्ष, शशिगुप्त, कुलीनता, कर्तव्य, प्रकाश, सेवापथ आदि। इसके पश्चात अब हम देखेंगे प्रसादोत्तर युग के नाटकों का और नाटककारों का किस प्रकार से विकास आगे चलता है। इस युग के नाटकों को रंगमंच को ध्यान में लिखने की प्रवृत्ति अधिक रही है। अधिकतर नाटक इस प्रकार के लिखे गए हैं कि लेखक का पूरा ध्यान भारत की प्राचीन संस्कृति के निरूपण पर रहा है। रंगमंच की नाटकों के स्थान पर सांस्कृतिक नाटक अधिक लिखे गए हैं और इनमें ऐतिहासिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि को महत्व दिया गया है। इस युग के नाटककारों ने सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित मनोवैज्ञानिक नाटक भी लिखे हैं और मानवतावाद भी इस युग के नाटकों में दिखाई पड़ता है। वृंदावन लाल वर्मा के नाटक हैं राखी की लाज, फूलों की होली, बांस की फांस, कश्मीर का कांटा, हंस, मयूर, पायल, मंगलसूत्र, खिलौने की खोज, पूर्व की ओर, बीरबल आदि उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखे नाटक अधिक सफल रहे हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक आदि मार्ग, अलग अलग रास्ते, छोटा बेटा, अंजो दीदी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक बहुत ही प्रभावपूर्ण है। मेरी बांसुरी, कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन आदि। मितकीय चित्रण, सांस्कृतिक परिवेश, राजसत्ता, जनसत्ता, संघर्ष, जटिल अनुभूतियों की व्यंजना इनके नाटकों के गुण हैं। मोहन राकेश इस युग के श्रेष्ठ नाटककारों में गिने जाते हैं, जिनकी नाट्य कृतियाँ हैं लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। वर्तमान समाज की विसंगतियाँ, अनास्था, महत्वाकांक्षा पर प्रहार इन्होंने किया है। इन्होंने अनेक नाटकों में नाटकीय प्रस्तुत की है। श्री नारायण लाल प्रयोगधर्मी नाटककार हैं। इन्होंने अनेक नाटकों का सृजन किया है। नारायण लाल मतलब यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण लाल जी। इनके नाटक हैं मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, रक्त कमल, रात रानी, सूर्यमुखी, कलंक, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, यक्ष प्रश्न आदि। इनके नाटकों में समाज की विरूपता का चित्रण देखने को मिलता है। इस युग के जो अन्य नाटककार हैं वो हैं आपके अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, विपिन अग्रवाल, सेठ गोविंददास, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, उपेंद्र नाथ अश्क, गिरिराज किशोर, श्याम माठे, शोभा भोटानी, बी.एस. शाह, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मीकांत वर्मा, पृथ्वीनाथ शर्मा, विनोद रस्तोगी आदि। प्रसादोत्तर युग के नाटककारों की जो
रचनाएं विभिन्न वर्गों धाराओं में बांटी जा सकती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, जीवनीपरक, पौराणिक, समस्या प्रधान, गीत नाट्य, प्रतीक नाट्य, यानी इतने प्रकार के नाटक जो है इस युग में लिखे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज के सत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा हिंदी नाट्य शास्त्र के उद्भव, भेद, कथा संगठन, पात्र, नायक नायिका आदि से संबंधित देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कक्षा पसंद आएगी और आपकी परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगी। आप कक्षा को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।